महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से संबंधित 3 संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा हुई। पहले दिन 13 घंटे चर्चा हुई थी। सरकार ने गुरुवार देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया था। हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं आया था। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर गहरा भरोसा है। बीते समय में आपके अनुभव का सदन को लाभ मिला है। आपने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अडानी की संपत्ति में हुए हालिया इजाफे ने उन्हें इस सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई है। इसके साथ ही वो वैश्विक स्तर पर दुनिया के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ये भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब है। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सभी 7 प्रधानमंत्रियों समेत सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। इन प्रधानमंत्रियों में सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देववा शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख कुलराज डेगमी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामले में व्हाइट हाउस सवालों के घेरे में है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने जिनमें वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या संदिग्ध हालत में मरे। बुधवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट से इन घटनाओं पर सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सभी संबंधित एजेंसियों से इस बारे में बात कर आपको जवाब दूंगी। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1748 रुपए घटकर 1.51 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 3362 रुपए घटकर 2.48 लाख रुपए रह गई। सेंसेक्स आज 505 अंक की तेजी के साथ 78,494 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 157 अंकों की तेजी रही। ये 24,354 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में एफएमसीजी और मीडिया शेयरों में खरीदारी रही, जबकि आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि अगर चालू वित्त वर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ सकती है। एजेंसी के मुताबिक यदि कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के आधार स्तर पर रहती है तो भारत की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले हफ्ते आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। उनकी चोट में तेजी से सुधार हो रहा है और वो आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। संभावना है कि धोनी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेलते नजर आ सकते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि में लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई, जिससे कुल इनामी राशि 6 करोड़ 17 लाख यूरो 7 करोड़ 21 लाख डॉलर हो गई है। ये कुल राशि पिछले साल के मुकाबले 53 लाख यूरो अधिक है। प्रतियोगिता 24 मई को पश्चिमी पेरिस के रोलांग गैरो में शुरू होगी। पुरुष और महिला एकल चैंपियन को 28 लाख यूरो और उप विजेता को 14 लाख यूरो मिलेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को 7,50,000 यूरो और पहले दौर में हारने वाले खिलाड़ियों को 87,000 यूरो मिलेंगे। पुरुष और महिला युगल के विजेताओं को 6 लाख यूरो और मिश्रित युगल की चैंपियन जोड़ी को 1,22,000 यूरो मिलेंगे। आईपीएल में शनिवार को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य खेला जाएगा। आरसीबी जहां अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं दिल्ली फिर से जीत की पटरी पर लौटने का प्रयास करेगी। वहीं दूसरा मुकाबला हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य होगा। दोनों टीमों की कोशिश मैच में जीत दर्ज कर 2 अंक हासिल करने की होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आयोजित 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्रकोत्सव एकात्म पर्व 2026 में सहभागिता कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही परिसर में लगी पुस्तक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने परम पूज्य द्वारका पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज को अंग वस्त्र एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में धार और खरगोन जिले के किसानों ने करेला फसल में हुए भारी नुकसान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
किसानों ने बताया कि अमानक बीज और रोपे के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में अब गर्मी ने पूरी तरह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के दूसरे हिस्से में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हालात दिन पर दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। तेज गर्म हवाएं और चुभती धूप लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 और 20 अप्रैल के आसपास कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी आ सकती है, इससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। चलती स्कूटी से महिलाओं को गिराकर पर्स लूटने वाले गिरोह के 2 बदमाश आदिल और शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह का मुख्य और तीसरा आरोपी अब भी फरार है। उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास ही बाजार में इस्तेमाल बाइक और अन्य सामान बरामद कर लिया है। फरार आरोपी यूसुफ को कुख्यात बदमाश बताया जाए, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कल जिस तरह नोटिफिकेशन जारी किया, उससे साफ है कि सरकार की मंशा महिला आरक्षण बिल को पास करने की नहीं है, वस्तुतः नए परिसीमन बिल पर सरकार फोकस कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के ऐसा करने का क्या औचित्य है। पिछली बार जिन 2 आपत्तियों के बाद इस बिल को रोका गया था, अब सरकार उन्हीं का ध्यान नहीं रख रही है।